तो ऑब्वियसली बात है डीयू की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी यार। 40 दिन लिटरली बहुत होते हैं। या तो तुम इतने सारे एमसीक्यूज कर लो कि भाई साहब उन्हीं एमसीक्यूज में से यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट। इससे 1 लाख क्वेश्चन बन के आए, 1 करोड़ क्वेश्चन बन, ट्रस्ट मी वो सब मैनिपुलेटेड होते हैं जिस कॉलेज के लिए तुम्हें जितने ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CUET एंड इसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट थी वो थी 30 मार्च। तो अगर तुमने नहीं भरा तो तुम अब इस पेपर को नहीं दे सकते, और अगर भरा है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लो। और यार अगर तुमने नहीं भी भरा है तो इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज यहाँ पे मैं कॉलेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद तुम्हारे आने वाले टाइम को बहुत ज्यादा बचा सके। मुझे पता है तुमने CUET का फॉर्म भरा है तो तुम्हें ऑलरेडी बेसिक सारी चीजें पता ही होंगी। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, तुम किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तुम किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, एंड उस कोर्स के लिए तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स यूज करने हैं, वो सब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि हम फ्लो में चीज़ों को समझ सकें। फिर मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से तुम्हें CUET की प्रिपरेशन करनी चाहिए इन कुछ दिनों के अंदर। अपने 30 से 40 दिन जो हमारे पास बचे हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता यार कि ये वीडियो का ड्यूरेशन कितना लंबा होने वाला है। आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, मैंने सब यहाँ पे लिख रखा है, तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कैम 2023 के बारे में, जिसको जरूर तुम देख के जाना। ठीक है भैया, CUET है क्या? देखो ये एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके बेसिस पे तुम्हें किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन मिलेगा। भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड फंड भी गवर्नमेंट के द्वारा ही करी जाती है। तो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है? ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी और स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी। भैया डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? यार ये प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, मतलब ये फुल्ली प्राइवेट नहीं होती और फुल्ली गवर्नमेंट नहीं होती, ये ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी होती है। अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ यार, तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग BHU भी बोलते हैं, JNU हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से ये हमारी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं कुछ कुछ, जैसे कर्नाटका यूनिवर्सिटी या बैंगलोर यूनिवर्सिटीज, तो ये सब हमारी इसके अंदर आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है, या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, कि यहाँ की जो फीस होती है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है, एंड यहाँ की जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मेरे DU की फर्स्ट ईयर की फीस मात्र 6,500 रुपए थी, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और जो एक्सपोजर मिलता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। तो ऑलवेज टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट कॉलेज को ही जनरली लोग टारगेट करते हैं। CUET की मैंने तुम्हें बेसिक चीजें बता दी कि यार किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें CUET देना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार इसमें ना परसेंटेज सिस्टम फॉलो नहीं होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर, इसके अंदर परसेंटाइल सिस्टम फॉलो होता है। भैया डिफरेंस बताओ ना। देखो इसका सिंपल सा डिफरेंस समझो, एक पेपर में तुम्हारे 90% मार्क्स आए और दूसरे पेपर में तुम्हारी 90 परसेंटाइल आई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, 90% मतलब जितने नंबर का भी तुम्हारा पेपर हुआ उसमें से तुम्हारे 90% मार्क्स बने। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर हुआ तो तुम्हारे 90 मार्क्स बने, अगर 1000 नंबर का पेपर हुआ तो तुम्हारे 900 मार्क्स बने। दैट्स इट। 90 परसेंटाइल मतलब जितने बच्चों ने पेपर दिया उनमें से तुम 90% बच्चों से आगे थे। अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया तो तुम 90 बच्चों से आगे थे या 90 बच्चे तुमसे पीछे थे। अगर 1000 बच्चों ने पेपर दिया तो तुम 900 बच्चों से आगे थे या 900 बच्चे तुमसे पीछे थे। इसीलिए ये जो परसेंटाइल वाला सिस्टम होता है ये हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर यूज करते हैं। इसलिए CUET एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जैसे JEE मेंस हो गया, JEE एडवांस हो गया, इसकी तरह ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि वहां पे परसेंटेज सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक सा तुम्हें बताना था। उसके बाद ये CUET मुझे पता है तुम्हें सब पता है, बस थोड़ा ओवरव्यू देना जरूरी होता है प्लीज, ठीक है। CUET के बारे में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब ठीक है। उसके बाद CUET में MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर तुम एक क्वेश्चन सही करोगे तो उसके तुम्हें +5 मार्क्स मिलेंगे, और तुम एक क्वेश्चन गलोगे तो तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग होगी और -1 तुम्हारे उसके अंदर हो जाएंगे। ये बेसिक सी चीज मैंने तुम्हें बता दी। उसके बाद ये है प्रॉब्लम प्लस स्ट्रेस। हुआ क्या ना, पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET से रिलेटेड बच्चों के, कि भैया यार ये CUET सरकार ने बीच में जबरदस्ती घुसा दिया है, NTA जबरदस्ती इसको कंडक्ट करा रही है। पहले से ही होता था कि बोर्ड्स के बेसिस पे कट ऑफ पे आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता था, जैसी आपकी कट ऑफ आई है ये बीच में खाली भसड़ कर दी। एंड ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि यार तुम्हारी बात सही है कि पहले सही उसी बेसिस पे मिल जाता था, बट अपना ना चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव बदलो। एंड ये चीज़ समझो कि परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। तुम एक स्टैटिक मैनर के साथ हमेशा अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि यार जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसको कुछ इस तरीके से मोल्ड करने का ट्राई करूं ताकि तुम्हें कुछ वैल्यूज दे पाऊं, कुछ ऐसी चीजें सिखा पाऊं जो तुम्हें शायद लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। मैं कभी भी डेली स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूं उन बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने की जो शायद तुम्हें लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है।
इसका पर्सपेक्टिव मैं तुम्हारा कैसे चेंज कर सकता हूँ कि समझना। एक स्टोरी समझाता हूँ मैं। एक तो यार ये माइक ना मेरे को पता नहीं कब बंद हो जाएगा अचानक से यहाँ से अंदर को। एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मैंने 2021 में 12वीं पास करी, जिस साल 12वीं के पेपर नहीं हुए, एंड मेरी जो परसेंटेज बनी थी वो थी 95.2%। ठीक परसेंटेज है, मतलब अच्छी परसेंटेज है, सब खुश थे, मैं भी खुश था, टीचर्स भी खुश थे, घर वाले भी खुश थे, बहुत खुश थे। बट उस दिन ना मैंने गलती से टीवी खोल दिया और टीवी में गलती से मैंने न्यूज़ चैनल खोल दिया, जो मैंने आज तक नहीं खोला, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन खोला। और तब मुझे पता चला कि जो साउथ के बच्चे हैं वहां पे सबको 100% नंबर दिए, लैंग्वेज तक में उनको 100 नंबर मिल रखे हैं, एंड साउथ में सबको 100% दे रखे हैं, अलग अलग बोर्ड्स में लोगों के 100% आ रखे हैं। उस समय हो गया मेरा मूड खराब। क्यों भैया? क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर बहुत सारे बच्चों के 100% आ रखे हैं दूसरे बोर्ड में या दूसरे रीजन में, तो ऑब्वियसली बात है डीयू की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, पहली कट ऑफ भी 100% निकल के आई। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं? बोर्ड अलग है, पैटर्न अलग है, चेकिंग अलग है, तो वो इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती। और तुम सोच रहे हो कि भैया अगर मेरिट सिस्टम चल रहा होता तो मैं 98% ले आता। कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी तुम्हें टारगेट यूनिवर्सिटी मिल सके, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले बोर्ड या तुम्हारे साथ वाले रीजन में क्या पता बहुत ज्यादा इजी चेकिंग हुई, जिस वजह से ओवरऑल परसेंटेज जो कट ऑफ की है बहुत ज्यादा हाई जाए और कट ऑफ 98.3% निकल के आ जाए। इसीलिए बोल रहा हूं जो हो रहा है एक पर्पस से हुआ है, एक रीजन से हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सीयूईटी हो रहा है, अच्छी चीज है, ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए करा गया। तो तुम जब तक ये स्ट्रेस लोगे ना कि सीयूईटी बीच में क्यों घुसा दिया, तुम कभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो मेरा टारगेट तुम्हें सिर्फ इस कंक्लूजन के थ्रू ये बताना था कि अब अगले 30 से 40 दिन है ना, उस टाइम पे बिल्कुल भी ये थॉट मत आने देना कि यार सीयूईटी मुझे देना पड़े। अपना बेस्ट दो, जिसको प्रूफ करना है, पेरेंट्स को प्रूफ करना है, टीचर्स को प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, उसके लिए लग जाओ। दोस्ती यारी सब छोड़ के अब जो मैं तुम्हें बताना हूं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद देखो, अब ना तुम्हें सीयूईटी में फोकस करने की जरूरत है, ना कि कॉलेज में। देखो तुम्हें पता था कि तुम्हें कौन से कॉलेज के अंदर जाना है, तुम्हारा एसआरसीसी हो गया, हिंदू हो गया, अंसराज हो गया, जो भी तुम्हें कॉलेज तुमने चूज करा, तुम्हें पता है कि मेरे टारगेट यूनिवर्सिटी थी। उसके हिसाब से तुमने डोमेन सब्जेक्ट चूज करे होंगे, उस हिसाब से तुमने अपने पूरे सब्जेक्ट्स को चूज करा होगा, एंड तुम्हें अब सब चीज पता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना तुम्हें कॉलेज के बारे में नहीं फोकस करना है, तुम्हें फोकस करना है सीयूईटी एग्जामिनेशन में कि अगले 30 से 40 दिनों के अंदर मुझे अपना बेस्ट सीयूईटी देना है और अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करना है ताकि मैं अपने बेस्ट कॉलेज के अंदर पहुंच सकूं। तो कॉलेज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, सीयूईटी एग्जामिनेशन के अंदर फोकस करने की जरूरत है। आई डोंट नो मैं इतना तेज क्यों बोलता हूं पता नहीं वीडियो के अंदर, बट ठीक है, अभी जैसे आ रहा है फ्लो में जैसे निकल रहा है सब डिस्कस करता हूं। तो फोकस करो सीयूईटी पे, अपना पर्सपेक्टिव बदलो कि यार सही एग्जामिनेशन है, ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, अपन बेस्ट देंगे, दैट्स व्हाट आवर टारगेट शुड बी। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया एक अच्छा कॉलेज होता कौन सा है, किस बेसिस पे बोले कि ये जो कॉलेज मैं चूज कर रहा हूं या ये जो कॉलेज मेरे को मिलेगा क्या ये अच्छा होगा या बुरा होगा। देखो कॉलेज चूज करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हर कोई इसको अलग तरीके से बताता है। कोई बोलता है कि NIRF रैंकिंग के बेसिस पे करो, कोई बोलता है इस रैंकिंग के बेसिस पे करो। मेरे हिसाब से पर्सनल रिकमेंडेशन में ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि क्या ये कॉलेज अच्छा है, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छी। अगर तुम्हें उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर इजीली एडमिशन मिल जा रहा है, ट्रस्ट मी बॉस, वो कॉलेज वर्थ इट नहीं है। जिस कॉलेज के लिए तुम्हें जितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जितना ज़्यादा तुम्हें एफर्ट मारना पड़ रहा है, जितनी ज़्यादा तुम्हें परसेंटाइल बनानी पड़ रही है, जितना डिफिकल्ट है उस कॉलेज के अंदर घुसना, वो उतना ही रेपुटेटेड कॉलेज होने वाला है। अगर तुम वहाँ पे पैसे देके चल जाओगे तो वो कॉलेज डेफिनेटली अच्छा नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज़, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यार मैं 40 से 50 लाख रुपए किसी कॉलेज में लगा रहा हूँ और मेरे को 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी लग रही है, तो फिर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत खराब है। तो दूसरा फैक्टर क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मात्र 7 से 8 हज़ार तुम्हारी सालाना फीस होती है और जो तुम्हें पैकेज 6 से 7 लाख के तुम्हारे लग जाते हैं ऑन एन एवरेज, और फिर बढ़ बढ़ के जो भी होता है। इसलिए बोलते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। देखो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खराब होती है, बट इन कंपेरिजन टू दैट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कहीं ना कहीं बेटर होती है। उसके बाद है एल्यूमिनाई नेटवर्क। भैया एल्यूमिनाई नेटवर्क मतलब क्या होता है, यानी कि उस कॉलेज के जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो लाइफ में करते क्या है, वो कितना फोड़ते हैं लाइफ में। अगर हम IIT के एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करते हैं, अश्नील ग्रोवर, चेतन भगत, सुंदर पिचाई, अरविंद केजरीवाल, तो जितना लाइफ में बड़ा फोड़ेंगे उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे थे, वहाँ पे तुम्हें कैसा एक्सपोजर मिला, कैसे क्रीम स्टूडेंट्स तुमको वहाँ पे मिले, एंड उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कॉलेज अच्छा है या नहीं, कि वहाँ के लोग जो कॉलेज पास आउट करके लाइफ में क्या कर रहे हैं। उसके बाद है प्रमोशन। एक कॉलेज को ना जितना प्रमोशन करना पड़ता है या जितना एडवर्टीजमेंट वो कॉलेज करेगा, समझ लेना उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं लोग, वो कॉलेज अच्छा नहीं है, राइट। जैसे तुमने देखा होगा कि यार कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आपको प्रमोट नहीं करती, वो नहीं इश्तेहार छिपाती, वो नहीं करती एडवर्टीजमेंट कि आओ मेरे कॉलेज में। IIT कभी अपना प्रमोशन नहीं करता, BHU कभी भी अपना प्रमोशन नहीं करता, कभी कभी कर लिया वो बात अलग है, बट इतना नहीं करता जितना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करती हैं। एंड एक जो मैं तुम्हें चीज़ बताना चाहता हूँ यार,
कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ना तुम्हें इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगी। हमारा हाईएस्ट पैकेज इतना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वो हाईएस्ट पैकेज देखते हो ना और उससे अट्रैक्ट होकर उस कॉलेज को चूज कर लेते हो, ट्रस्ट मी वो सब मैनिपुलेटेड होते हैं, चाहे वो एवरेज पैकेज हो गया, मीडियम पैकेज हो गया, सब मैनिपुलेट करा जाता है। तो उसके बाद हमारा क्या है कि वो अपने आप का कितना एडवर्टीजमेंट कर रही है। उसके बाद है एनवायरमेंट, जो कि ऑब्वियसली बात है तुम्हें आसपास के लोग कैसे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ के सब लोग स्कॉलर होंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे होंगे, और बोला भी जाता है कि यार तुम्हारे आसपास के जैसे 4-5 लोग होते हैं वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर 4-5 लोग नशा करते हैं तुम भी नशा कर लोगे, अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अगर तुम्हारे 4-5 लोग बहुत अच्छा विजन रखते हैं लाइफ में, एक पर्पस रखते हैं, एक गोल रखते हैं, तो तुम भी एक लाइफ में गोल रखोगे। एंड दैट इज वाई एक एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है किसी भी एक कॉलेज को अच्छा चूज करने में। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से डिस्कस कर ली। एक छोटा सा ओवरव्यू तुम्हें देना था, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा तेज बोला ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर अब आ सकें। ना मैं मेजरली कॉमर्स के बच्चे का पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ कि एक कॉमर्स का बच्चा क्या कोर्स कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मेजरली मेरी बात यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, बिकॉज मेजॉरिटी मुझे पता है तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करोगे। एक कॉमर्स का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, बीकॉम ऑनर्स के लिए जा सकता है। ठीक है, अभी बताऊंगा सब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार पूरा रिलेट करोगे तो सब समझ में आएगा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। या तो बीकॉम कर सकता है, या फिर इको ऑनर्स के लिए जा सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश ऑनर्स के लिए वो जा सकता है। बट जब मैंने ना इनके सब्जेक्ट पैटर्न नोटिस करे कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को पता चला कि यार तुमने जो सिर्फ 12वीं में पढ़ा है उसी के लिए प्रिपरेशन करनी है। तुम्हें जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई वर्बल एबिलिटी का अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तुमने सिर्फ जो 12वीं के अंदर पढ़ा है उसी का टेस्ट तुम्हें इसके अंदर देने की जरूरत है। मतलब एक बार समझो, मुझे अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो मुझे क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, पहला इंग्लिश, उसके बाद अकाउंट्स, बीएसटी और इको, या दूसरा ऑप्शन मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश प्लस अगर मेरे पास मैथ्स है तो मैं ये ले सकता हूँ, प्लस बीएसटी प्लस इको या अकाउंट, जो भी तुम्हें लेना है जो तुमने 12वीं के अंदर पढ़ी। दूसरा क्या है बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये हो गया। उसके बाद बीकॉम के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए भी तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तुम्हारा क्या है, इंग्लिश प्लस उसके बाद इंग्लिश प्लस कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट, अकाउंट्स, बीएसटी, इको में से कोई भी एक सब्जेक्ट, प्लस तुम्हारा जनरल टेस्ट। और अगर तुम्हें जनरल टेस्ट नहीं देना है तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका भी है, और वो क्या है, इंग्लिश प्लस अकाउंट्स तुम्हें देना ही देना है, प्लस बीएसटी प्लस इको, यानी तुमने वही देना है जो तुमने अपने 12वीं क्लास के अंदर पढ़ा, कुछ नया चीज तो नहीं पढ़ी। हाँ, अगर तुम्हें इको ऑनर्स करना है तो डेफिनेटली तुम्हें उसके लिए मैथ्स चाहिए, तो या तो तुमने 12वीं में पढ़ी होगी तभी तुम इको ऑनर्स करोगे ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सीयूटी के लिए ना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुमने जो 12वीं में पढ़ा है वही सिलेबस आ रहा है। और मुझे पता है ये चीज तुम्हें पता होगी, बट मेरे को ऐसा लगा कि तुम में से बहुत लोगों को जनरल टेस्ट देना है, और जब मुझे पता लगा कि जनरल टेस्ट तो हर किसी को देना ही नहीं है, तो वाई आर वी कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, हमने जो 12वीं में पढ़ा सिर्फ वही देना है। हाँ, मुझे पता है कुछ 11th का भी जोड़ा है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज तुम ये समझो कि एक कॉमर्स का बच्चा ज्यादा से ज्यादा ये टारगेट करता है, और उसके लिए कोई भी इसमें नया सब्जेक्ट नहीं है। अगर तुमने जबरदस्ती जनरल टेस्ट लिया है, अच्छी बात है, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल मुझे पता है कि कोई नया सब्जेक्ट तुम्हारा इसके अंदर नहीं जोड़ा है, जो तुमने 12वीं के अंदर पढ़ा था सिर्फ उसी का पेपर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करता हूं तो ये है कि जैसे ही तुम इस वीडियो को खत्म करो ना, एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाना, मैं तुम्हें सब्जेक्ट वाइज सबके मॉक पेपर्स दे रहा हूं, जो पिछले साल के मॉक पेपर्स नहीं, पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ना उसको दे रहा हूं। उसको बैठ के एक बार देखो कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या तुमसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या क्या तुम्हें वो क्वेश्चन अच्छे से बन पा रहे नहीं बन पा रहे हैं, उसको देखो। अगर तुमसे बन रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि यार 12वीं मैंने पढ़ा था बिल्कुल सेम टू सेम रिलेटेड आ रहा है, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भले ही बदला हो लेकिन एग्जाम का लेवल उतना ज्यादा नहीं बदलेगा, तो तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार भैया मैंने मॉक पेपर्स देखे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं बन पा रहा है या डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, तो मेरे भाई शायद तुमने अपने 12वीं के अंदर ना कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे फोकस नहीं करा, तुमने शायद लास्ट मोमेंट पे आके सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देखे या बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करा जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट पहली चीज तुम्हें क्या करनी है कि देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, क्या तुमसे बनता है, क्या तुम्हें क्वेश्चन रिलेटेड लग रहे हैं जो तुमने 12वीं के अंदर पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, क्या तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला टास्क तुम्हारा वो होना चाहिए, उसके बेसिस पे तुम फिर आगे बढ़ो। सेकेंडली तुम ये देखो कि तुम कहां पे स्टैंड करते हो। भैया कहां पे स्टैंड करते हैं मतलब देखो, जब तुमने 12th कंप्लीट करी तो तुम्हारा आज करंटली क्या स्टेटस चल रहा है। यहां पे मेजरली 3 कंडीशंस में लेके चल। फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिनको 12वीं का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होगा, उनको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते होंगे, सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करके उन्हें रख रखी होंगी, एंड ऑब्वियसली बात है उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एनटीए ने सीयूईटी के लिए दिए होंगे वो उनसे अच्छे खासे बन रहे होंगे। दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आएंगे जिन्हें 12वीं का सिलेबस पढ़ा, बोर्ड एग्जाम भी अच्छे गए, बट उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार क्या मेरे को आता है या क्या मेरे को नहीं आता। अभी भी उनको बहुत ज्यादा डिलेमा है कि क्या उनसे क्वेश्चंस बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, और मॉक पेपर्स देखते हुए भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है।
और तीसरी कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे वो होंगे जिनने 12वीं पूरे साल नहीं पढ़ी, लास्ट मोमेंट पे आके बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा क्योंकि उनको पता था कि 12वीं में लिखने के नंबर मिलते हैं, तो फटाफट से चीज़ें करी एंड अपना पेपर देकर आए, पास वगैरह तो हो ही जाएंगे, वो तो पता ही है क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब्जेक्टिव पेपर में तुम्हें लिखने के नंबर मिलते हैं। बट क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो 3 कैटेगरी तुम समझ गए। पहले बच्चे वो होंगे जिनने 12वीं का सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है एंड उनको काफी ज्यादा इस चीज का कॉन्फिडेंस है। दूसरे कौन से होंगे? जिनने पढ़ रखा है, पेपर भी ठीक ठाक जा रहे हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और तीसरे बच्चे कौन से होंगे? जो बिल्कुल अभी नील लेवल पे चल रहे होंगे या बिल्कुल भी उनको अभी सिलेबस अच्छे से नहीं आता या पढ़ भी रखा है तो बहुत ही ऊपर ऊपर से उन्होंने पढ़ रखा है, बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, फिर से बोल रहा हूँ, चेंज करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। जैसे अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ रहा है, एनपीओ, जो तुमने 12वीं के अंदर नहीं पढ़ा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आ रहा है, उसके साथ साथ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी आ रहा है एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी आ रहा है जो तुमने नहीं पढ़ा, तो वो भी पढ़ने की जरूरत है। अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज के अंदर तुमने जो 12वीं में पढ़ा वो तो आ ही रहा है, एक नया चैप्टर भी आ रहा है जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सिर्फ एक नया चैप्टर इसके अंदर जुड़ा है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, 12वीं के अंदर जो पढ़ा वो तो सब आ ही रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की तुम्हारी स्टार्टिंग की 2 यूनिट भी आ रही है एंड जो तुम्हारा 12वीं की आईडी के 2 चैप्टर कटे हुए थे ना, पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी तुम्हारा आ रहा है, तो वो भी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तो ये तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट है या एडिशनल टॉपिक्स हैं जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े 12वीं के अंदर। अगर तुमने अच्छे से 12वीं का सिलेबस पढ़ा तब भी तुमने ये नहीं पढ़ोगे। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें एक्जैक्टली करना क्या है। देखो, अगर तुम ये बच्चे हो जो फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हो, जिन्होंने पूरा अच्छे से 12वीं का सिलेबस कर रखा है एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट है, देखो पहली चीज मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने अच्छे से करा है नहीं करा है, रिवीजन तो सबको करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन से पहले। लेकिन अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो जहां पे तुमने सब अच्छे से कर रखा है, तुम्हें सब आता है, स्टार्ट डूइंग द एडिशनल टॉपिक। मतलब किसी भी हालत में अगले 3 दिन के अंदर बीएसटी और इको को अपने कंप्लीट करो, जो भी तुम्हारे एडिशनल टॉपिक्स आ रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करो। उसके बाद अगले 4 दिन के अंदर अपने अकाउंट्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनने 12वीं अच्छे से पढ़ रखी है एंड दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो 3 दिन तुम्हें देने हैं बीएसटी और इको को, जो भी तुम्हारा सिलेबस एडिशनल है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, तुमने पूरे साल जो रगड़ा ना, ये तुम्हारे अंदर अब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो चुका है, तुम्हारा मेंटल लेवल इतना डेवलप हो चुका है कि तुम अब नई चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। वो एक मैच्योरिटी आ जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे। तो तुम्हें 3 दिन के अंदर बीएसटी और इको का जो एडिशनल सिलेबस है उसको करना है, और साथ में 4 दिन के अंदर अकाउंट्स को करना है। यानी 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें अपना जो नया एडिशनल सिलेबस आ रहा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हें ओवरऑल फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करना है, जो मैं बता दूंगा तुम्हें। उसका अगर तुम सेकंड कैटेगरी में लाई करते हो, जहां पे तुमने पढ़ा है बट तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तुम्हें पता है तुमने मेहनत तो करी थी बट पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस केस में सबसे पहले अगले 2 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में अपने 12वीं को सिलेबस को पूरा अच्छे से रिवाइज करो। ये करने की जरूरत नहीं है अभी, देखो वैसे करना है, बट सबसे पहले जो तुमने 12वीं में पढ़ा है प्लीज उसको पढ़ो, बिकॉज जो तुमने पढ़ा है अगर उसी को रिवाइज नहीं करोगे तो वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाएगा, भले ही तुम नए टॉपिक्स भी पढ़ लो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम सेकंड कैटेगरी में लाई करते हो जहां पे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे पहले अगले 2 हफ्ते के अंदर अपने अकाउंट्स, बीएसटी, इको का सिलेबस कंप्लीट करो जो तुमने सिर्फ 12वीं के अंदर पढ़ा। देखो यार, अगर मैं सच बोलने जाऊं ना तो अभी ना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है, तो तुम्हें ना साथ में बुक रखनी पड़ेगी। तुम यूट्यूब से पढ़ते हो, ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ते हो, लाइव से पढ़ते हो, रिकॉर्डेड से पढ़ते हो, जैसे ही पढ़ते हो साथ में बुक रखा करो और अंडरलाइन करा करो। या अगर तुम्हें नोट्स बनाने आते हैं, शॉर्ट नोट्स साथ में बनाया करो, ताकि तुम्हें रिवीजन में भी हेल्प मिले एंड तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी लेवल भी बहुत ज़्यादा बेटर हो सके। तो तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर अपना जो 12वीं का सिलेबस जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगले हफ्ते में सिमिलरली तुम्हें जो एडिशनल सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और जब तुम 12वीं का सिलेबस पढ़ोगे मेनली वाला, तो प्लीज साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाना जो तुम्हें बाद में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो सेकंड वाले बच्चों को क्या करना है, अगले 2 हफ्ते के अंदर अपने 12वीं के सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जो तुम्हारा एडिशनल सिलेबस आ रहा है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी में बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही मतलब खत्म बोल सकता हूं, या बिल्कुल ही जस्ट पास हुए हैं 12वीं के अंदर और कुछ सॉर्टेड नहीं है उनका, उस केस में तुम्हें भी सबसे पहली चीज यही करनी है कि तुम्हें सबसे पहले 12वीं का सिलेबस कंप्लीट करना है। एडिशनल में जाने की जरूरत नहीं है। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपना सबसे पहले 12वीं का सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद 1 हफ्ते अंदर तुम्हारे पास जब टाइम बचता है तो इसको कंप्लीट करो। लेकिन जब तुम यहाँ सिलेबस अपना मेन कंप्लीट करो, साथ में थोड़े से नोट्स बनाना, ठीक है, चाहे शॉर्ट नोट्स हो गए, डिटेल नोट्स, जैसे ही बनाते हो लिखना, ताकि तुम्हें रिवीजन करने में हेल्प करे। फिर वरना तुम बार बार यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स नहीं देखोगे, बार बार बुक नहीं खोलोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने साथ छोटे छोटे नोट्स भी बनाना। एंड ट्रस्ट मी यार, जो बच्चों का मुझे मैसेजेस आया था ना अकाउंट से पेपर से पहले कि यार भैया सिर्फ 3 दिन का टाइम मिल रहा है, सिर्फ 4 दिन का टाइम मिल रहा है, देखो आज ना तुम्हें 30 से 40 दिन मिल रहे हैं,
ठीक है, तो अब वापस उस सिचुएशन में मत फंस जाना कि यार लास्ट में 3-4 दिन के अंदर तुम फिर पूछ रहे हो कि भैया आप एग्जैक्टली क्या करें। तो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा टाइम है और तुम्हारे अंदर वो फायर है आज कि यार मैंने जो अपनी गलतियां अपने पिछले सेशन के अंदर करी, कक्षा 12वीं के अंदर करी, वो अब मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगा। तो अगले 3 हफ्ते के अंदर यार यू हैव टू कंप्लीट योर 12वीं का सिलेबस। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर यू विल गो फॉर योर एडिशनल सिलेबस। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास 40 दिन बचे हैं यार। 40 दिन लिटरली बहुत होते हैं। कंपेयर करके देखो उस टाइम से जब तुम्हारे 12वीं के पेपर चल रहे थे, जब मात्र 4 से 5 दिन का तुम्हें गैप मिल रहा था, उस टाइम पे तुम्हें क्या लग रहा था कि यार 1 दिन और मिल जाता, 2 दिन और मिल जाता, 3 दिन और मिल जाता, मजा ही आ जाता। आज 40 दिन मिल रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचो, तो स्टार्ट करो अपना पढ़ना, है ना। और हाँ, जो मुझे तुम्हें बताना था यार कि स्कैम 2023 क्या है, वो ये है कि यार मुझे पता है ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहे हैं, यानी एमसीक्यू पेपर आ रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि यार प्लीज अलग अलग एमसीक्यू बुक परचेस करना चालू मत कर दो, अलग अलग एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करना मत चालू करो, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर फोकस करा करो। अगर तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर 4 लाइन दी गई हैं, अगर तुमने उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए, इससे 1 लाख क्वेश्चन बन के आए, 1 करोड़ क्वेश्चन बन के आए, 3 करोड़ क्वेश्चन बन के आए, तुम बना लोगे यार। तुमने इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रखे हैं। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, भाई साहब कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हैं, अलग अलग बुक्स परचेस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज की, चाहे ओसवाल हो गए, एडुकेट हो गई, जो भी बुक्स आती हैं, या अलग अलग सीरीज कर रहे हैं, ये मैराथन नहीं। यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट, अदरवाइज तुम कितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, तुमसे कभी वहां एग्जाम में नहीं बनेगा। सो जस्ट फोकस ऑन योर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, योर 12वीं का सिलेबस, एंड व्हाटएवर जो तुम्हारा एडिशनल सिलेबस आ रहा है उसको कंप्लीट करने पे फोकस करो विद देयर कॉन्सेप्ट्स, ना कि अलग अलग एमसीक्यूज करने में। या तो तुम इतने सारे एमसीक्यूज कर लो कि भाई साहब उन्हीं एमसीक्यूज में से तुम्हारा पेपर में आने वाला है, तब तो ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा ना। कॉन्सेप्ट तो समझने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं यार। ऑब्जेक्टिव का हमने खाली हवा बना रखा है, बस कॉन्सेप्ट जैसे तुम समझते हो वैसे पढ़ो, तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हारा यही टारगेट रहना चाहिए। बहुत टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया सीयूटी के लिए कुछ बताओ, कैसे करें, क्या करें। एक छोटा सा स्ट्रैटेजी वीडियो में तुम्हारे लिए लाया कि यू स्टिल हैव टाइम। ठीक है, अपनी दोस्ती यारी जो भी तुम अभी चल रहा है ना, जो भी तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, उसको छोड़ो। ठीक है, अगले 30 से 40 दिन के अंदर डिसअपियर हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ और तगड़ी लेवल की प्रिपरेशन करो। और जब कॉलेज छोड़ोगे ना, फिर ये जो मेहनत है ना, वो बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। मैंने बहुत फास्ट इस वीडियो को बनाया, बट क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी तो आई थॉट कि इसको वीडियो को बनाते हैं हाथों हाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बढ़िया करके प्रिपरेशन करो। एक बार मुझे कमेंट करके बता देना है कि तुम अभी कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा टारगेट कॉलेज क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, जो भी तुम फील करते हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।